बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग विजुअल सिस्टम के बारे में मजीद बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेटिना के ऊपर जब इमेज बन जाता है तो उसके बाद रेटिना के अंदर मौजूद जो नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, उसकी तरफ सिग्नल्स जाते हैं। वहां से आगे अब हम लोग मजीद चीज को स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, सिग्नल्स क्या हमने ये देखा था ना कि बैक ऑफ द आई पे अब जाके सिग्नल्स पड़ गए, वहां पे इमेज चला गया, वहां से सिग्नल्स जाते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर। ऑप्टिक नर्व उन सिग्नल्स को आगे ब्रेन तक लेके जाती है। कॉर्निया और लेंस ये दोनों आई के फ्रंट पे पाए जाते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जो रिसेप्टर्स और जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आई की बैक साइड पे पाए जाते हैं, रेटिना लाइनिंग के अंदर। और जो इंफॉर्मेशन जहां से वो परसेप्चुअल प्रोसेस हमारा सारा स्टार्ट होता है, वो सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी बैक ऑफ द आई तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हमें उल्टा इमेज जो है ना, जो जब हम लोग कोई चीज देखते हैं ना तो बैक ऑफ द आई पे उल्टा इमेज बनता है उस चीज का, वो दोबारा सीधा होता है जब आगे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताती हूँ। जब आप लोग दूर से कोई चीज देख रहे होते हैं ना, वहां पे वेवलेंथ तो बड़ी आसान होती है। आप लोगों की रेटिना पे यहाँ पे जाके ना इमेज बन रहा होता है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जब करीब की चीज को देखते हैं ना तो इस तरह से कुछ इमेज बनता है। जाहिर सी बात है, वो चीज की करीब आप लोग देख रहे हैं तो वो इमेज आई से बहुत आगे करके बनना चाहिए ना, ये बी पॉइंट पे जाके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका पॉइंट इधर ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है एकोमोडेशन की वजह से। एकोमोडेशन आप उस पॉइंट को बिल्कुल फॉरवर्ड कर देती है, जहां पे इमेज बनना होता है वहीं पे जाके इमेज बनता है। अब हम लोग इस एकोमोडेशन के सारे प्रोसेस को देखते हैं। एकोमोडेशन अनकॉन्शियसली होते हैं, आप लोग खुद इसको नहीं करते। आप लोग अनअवेयर होते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता। और आप लोगों का जो लेंस होता है आई के अंदर वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है ताकि अपनी फोकसिंग पावर को एडजस्ट कर सके, चीजों को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे भी क्लियरली देखने के लिए। ये इतनी एफिशिएंटली काम करता है कि लोग अज्यूम ये करते हैं कि चाहे करीब की चीज देखनी है, दूर की चीज देखनी है, हर चीज उनके फोकस में ही है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं एक पेंसिल को आप लोग करीब से देखते हैं तो भी आप लोगों को पता है वो पेंसिल कौन सी पेंसिल है, आप पहचान जाते हैं। 20 फुट दूर पड़ी हो तो भी आप लोग उसको पहचान जाते हैं, ठीक है। जब पेंसिल बहुत ज्यादा दूर पड़ी हो, अगर आप लोग पेंसिल पे ही फोकस रखें तो इर्द गिर्द की चीजें आप लोगों को ब्लर नजर आना शुरू हो जाती है। जब आप लोग इर्द गिर्द की चीजों को देखेंगे तो पेंसिल आप लोगों को ब्लर नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग चेंज करते हैं ना अपने फोकस को, यानी कि पहले आप लोग एक चीज देख रहे होते हैं, फिर आप लोग वहां से अपना फोकस चेंज करके दूसरी चीज पे आप लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ आप लोगों की एकोमोडेशन भी चेंज हो रही होती है। एकोमोडेशन आप लोगों को हेल्प आउट करती है कि आप दूर करीब की सारी चीजों पर अपना फोकस रख सकते हैं। लेकिन एकोमोडेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100 मील का भी अगर कोई फासला हो तो वहां से भी आप लोग पेंसिल को देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। एकोमोडेशन की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। अब वो डिस्टेंस जहां पे आप लोगों का लेंस फर्दर बहुत ज्यादा करीब की चीजों को एडजस्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। यानी कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एक पेंसिल अगर आप लोग उठाए ना, आप करीब लेके आते जाएं, आप लोगों को नजर आती जाए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा आप लोगों को वो क्लियरली नहीं नजर आएगी। या तो आप लोगों को उसका डबल इमेज नजर आना शुरू हो जाएगा, वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो वो पॉइंट जहां पे आप लोगों का जो लेंस होता है वो मजीद एडजस्ट नहीं कर सकता बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारा नियर पॉइंट होता है ये बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा होता है। वो नियर पॉइंट पे आप लोग वैसे तो क्या होता है कि मजीद वैसे तो होता है ना कि आप लोग उसको क्लियरली चीजों को देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जिस भी करीब पॉइंट पे आपका नियर पॉइंट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ करीब की चीजें सही से नहीं नजर आती, लोग दूर करके देख रहे होते हैं। तो जब उम्र के साथ साथ आप लोगों का नियर पॉइंट बढ़ता चला जा रहा हो तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड आई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो 20 साल की उम्र में जो आपका नियर पॉइंट होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जब आपकी उम्र 30 साल तक हो जाती है तो आपका ये नियर पॉइंट बढ़ के 14 सेंटीमीटर तक चला जाता है। 40 साल की उम्र में 22 सेंटीमीटर होता है और 60 ईयर्स की एज में आपका 100 सेंटीमीटर तक नियर पॉइंट चला जाता है। ये जो आप लोगों की जो एक एबिलिटी खत्म हो जाती है ना लेंस की एकोमोडेट करने की,
ये क्यों होती है? क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका लेंस सख्त होना शुरू हो जाता है और आप लोगों की जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि लेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो अपनी चेंज कर सके, अपनी शेप को वो चेंज कर सके क्लोज की रेंज में जो पड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए। यही वजह ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनकी 45 ईयर्स की जो उनकी एज होती है, उससे पहले उनको ये मसले होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वो जो एबिलिटी होती है ना एकोमोडेट करने की लेंस की, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है बहुत ही तेजी से। तो उनका जो नियर पॉइंट होता है वो भी दूर होना शुरू हो जाता है, तो वो चीज को बहुत ज्यादा दूर करके पढ़ रहे होते हैं। इसका फिर ऐसी प्रॉब्लम का एक तो ये सोल्यूशन होता है कि बहुत ज्यादा दूर करके चीज को पढ़ा जाए। आपने देखा होगा कि पूरी एक बाजू जैसे डिस्टेंस पे लोग बहुत ज्यादा आगे करके ना वो चीज को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ग्लासेस पहन ली जाए। ग्लासेस आप लोगों को हेल्प आउट करती हैं आप लोगों की रेटिना पे इमेज को या लाइट को फोकस करने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। हम लोगों ने ये तो देखा कि रेटिना तक चली गई, अब आगे रेटिना पे पहुंचने के बाद वो वाली जो एक आप लोगों की जो सारी होती है ना लाइट, वो जाती है न्यूरॉन्स तक। अब न्यूरॉन से आगे जब वो सारी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाना है तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है। लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ये जो ट्रांसफॉर्म करना होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और ये होता, इसको कौन ट्रांसडक्शन कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से वो एनर्जी रिसीव करते हैं और फिर इस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब आप लोगों की जो जब आप लोग, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिसेप्टर्स जो होते हैं विजन के वो दो होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन दोनों ही ट्रांसडक्शन के दौरान बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आप लोगों को रॉड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो रॉड्स जो होते हैं ना उनके ऊपर ये एक छोटा सा विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल पाया जाता है। विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल को अगर आप लोग करीब से करके देखेंगे तो आप लोगों को इस तरह से नजर आता है कि इसमें ऑप्सिन प्रोटीन के स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। और रेटिनल होता है, रेटिनल प्लेसेस 7 जो है ना ऊपर नीचे वो स्टैक हुई होती हैं डिस्क प्रोटीन्स की। इसको हम लोग आगे जो है ना वो मजीद चल के देखते हैं। रॉड का वो वाला पार्ट जो कि ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है रॉड का आउटर सेगमेंट, ठीक है। ये वो वाला हिस्सा होता है जहां पे जो लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे रॉड का जो आउटर सेगमेंट होता है इसमें डिस्क मौजूद होती हैं और डिस्क के अंदर हजारों के हिसाब से विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर आप लोग इन विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को मॉलिक्यूल एक लंबे से प्रोटीन के स्ट्रैंड की तरह नजर आएगा। वो प्रोटीन्स होते हैं ऑप्सिन, यानी कि बहुत सारे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं ऑप्सिन के, वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये बैक एंड फोर्थ लूप हुए होते हैं डिस्क की मेम्ब्रेन्स के साथ और ये 7 टाइम्स लूप हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मेन कंसर्न क्या है, वो वाला पॉइंट जहां पे आपका जो मॉलिक्यूल रेटिनल अटैच होता है, ठीक है। ये आप लोगों का मेन रेटिनल ये होता है, सारा काम करता है। रेटिनल जहां पे अटैच होता है उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। हम हर जितना भी विजुअल पिगमेंट होता है उसमें सिर्फ एक ही छोटा सा रेटिनल मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। ये रेटिनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसडक्शन के लिए क्योंकि ये लाइट की तरफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ट्रांसडक्शन तब ट्रिगर होती है जब रेटिनल पहला लाइट का एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है। जब अभी उसने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ तो रेटिनल बिल्कुल ऑप्सिन के साथ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब लाइट का एक फोटोन रेटिनल को हिट करता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और ये ऑप्सिन से आउटवर्ड मूव कर जाता है। ये जो शेप में चेंज होती है, चेंजेस आती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि लाइट इंटर में हुई आई में और ये वाली जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वैसे जब लाइट नहीं पड़ रही होती तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ऑप्सिन और ये रेटिनल इसके साथ अटैच होता है। लेकिन जब आइसोमेराइज्ड हो जाता है लाइट से तो ये वाला जो रेटिनल होता है ये बैकवर्ड यूं आउटसाइड ये मूव करने लग जाता है। ये इस तरह से इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर में नजर, इसको हम लोग आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं रॉड्स एंड कॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई भी होती है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि विजन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो होते हैं हमारे, रॉड्स एंड कॉन्स। अच्छा, एक हमारा बहुत ही आई के अंदर मौजूद होता है छोटा सा एरिया जिसको हम लोग फोविया बोलते हैं। फोविया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आप लोग डायरेक्टली किसी भी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले इमेज कहाँ आता है, आपके फोविया के ऊपर आता है। अब आपकी ये जो पेरिफेरल रेटिना है, यानी कि बाहर वाला जो हिस्सा है सारा रेटिना का, आउटसाइड द फोविया, यानी कि फोविया के अलावा उसके अंदर रॉड्स भी पाए जाते हैं और कॉन्स भी पाए जाते हैं।
हम अगर आई के ये इस तरह से बॉल देखें ना, तो इस बॉल में एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोबिया है, यहाँ पे फोबिया में सिर्फ कॉन्स होंगे, ठीक है। बाकी ये जो सारा रेटिनल स्ट्रक्चर है इसमें कॉन्स भी होते हैं और रॉड्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोबिया इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसके अंदर सिर्फ 1% कॉन्स पाए जाते हैं। टोटल कॉन्स जो होते हैं रेटिना के अंदर वो होते हैं 6 मिलियंस। उन 6 मिलियंस में से फोबिया के अंदर जो कॉन्स मौजूद होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 50,000 होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स के ये तो हम लोग ने ये देखा ना, फोबिया में सिर्फ कॉन्स होते हैं, लेकिन बाकी जो रेटिनल रीजन होता है उसमें कॉन्स भी होते हैं, रॉड्स भी होते हैं। लेकिन बाकी रेटिनल रीजन में कॉन्स कम होते हैं, रॉड ज्यादा होते हैं। रॉड्स की तादाद होती है 120 मिलियन और कॉन्स की तादाद होती है जस्ट 6 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, इसको आप लोग छोड़ दें, आगे आए। अच्छा, उसके बाद जहां पे आपकी ऑप्टिक नर्व आई को लीव करके ब्रेन की तरफ जा रही होती है ना, वो वाली नर्व जो कि सिग्नल आगे लेके जाती है, वहां पे कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, ना ही वहां पे कोई रॉड्स होते हैं, ना ही वहां पे कॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे रिसेप्टर्स के गिंगलियन सेल फाइबर्स होते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व में आगे फ्लो कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते ऑप्टिक नर्व के जो वो पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ओके। आगे हम लोग चलते हैं मजीद आगे। हमारे पास इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कैसे कैसे लाइट आती है, कहाँ कहाँ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने गौर से समझना है। ज्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं रेटिना से जो आते हैं वो आई से आउटवर्ड मूव करके कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के अंदर। ऑप्टिक नर्व की तरफ से होते हुए ब्रेन की तरफ जाते हैं। ब्रेन में जब जाते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं थैलेमस के अंदर एक पॉइंट मौजूद होता है लेटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस, उसकी तरफ वो सिग्नल्स जाते हैं। यहां से सिग्नल्स प्राइमरी विजुअल रिसीविंग एरिया होता है ऑक्सीपिटल लॉब का, जो कि कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, उसमें जाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रेटिना से कहाँ गया आपका सारे सिग्नल्स, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व से कहाँ गए, थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर। वहां से कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर विजुअल रिसीविंग एरिया होता है, उसमें जाते हैं वो सिग्नल्स, ठीक है। इस विजुअल रिसीविंग एरिया को हम लोग स्ट्रिएट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिप्स की तरह का नजर आता है। स्ट्रिप्स की तरह का इसीलिए ये नजर आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नर्व फाइबर्स होती हैं, ठीक है। यहां से इस स्ट्रिएट कॉर्टेक्स से सिग्नल्स दो पाथवेज में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि कुछ सिग्नल्स जाते हैं टेम्पोरल लॉब की तरफ और दूसरा जो पाथवे होता है वो जाता है आप लोगों के पैराइटल लॉब की तरफ, और कुछ विजुअल सिग्नल्स ब्रेन के फ्रंटल लॉब की तरफ भी जाते हैं। यहां से आप लोगों को समझ आ गई, यानी कि चारों लॉब्स तक अब सिग्नल चले गए जहां जहां पे जैसे जैसे उन्होंने जाना था। अब हमने ये तो देखा था कि जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है वहां तक जाते हैं सिग्नल्स। सबसे पहले हम लोग इस एरिया को समझते हैं। यहाँ पे जेनिकुलेट जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूरॉन आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। हम आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ से, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से रेटिना की तरफ से भी न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें कॉर्टेक्स की तरफ से भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, थैलेमस की तरफ से भी आ रहे होते हैं, और उसके बाद लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के भी अपने कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ ब्रेन स्टेम की तरफ से भी न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलेटरी साइनेप्सिस होती हैं जिनको हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं, कुछ इनहिबिटरी भी होती हैं जिसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है यहाँ से इंफॉर्मेशन इनवर्ड इसकी तरफ भी आ रही होती है और आउटवर्ड भी मूव कर रही होती है। सबसे पहले देखते हैं कि लेटरल जेनिकुलेट की तरफ जो इंफॉर्मेशन मूव कर रही होती है वो कैसे कर रही होती है। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस सिर्फ यही नहीं है कि जस्ट रेटिना से सिग्नल रिसीव करता है और उसको फिर आगे कॉर्टेक्स तक वो ट्रांसमिट कर देता है, बल्कि ज्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। 90% जो फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर, 90% वो वाले फाइबर्स आते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की तरफ। बाकी के जो 10% होते हैं वो सुपीरियर कोलिकुलस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर जो आते हैं वो सिर्फ वो सिग्नल्स नहीं होते जो कि रेटिना की तरफ से आते हैं, बल्कि ये कॉर्टेक्स से भी सिग्नल रिसीव कर रहा होता है, ब्रेन स्टेम से भी कर रहा होता है और थैलेमस के न्यूरॉन्स की तरफ से भी कर रहा होता है। यानी कि बहुत सारी सोर्सेज की तरफ से ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर रहा होता है, कॉर्टेक्स की तरफ से भी इकट्ठी कर रहा होता है। इसी तरह से जब ये इंफॉर्मेशन यानी कि अपना आउटपुट जब सेंड करता है तो ये बहुत सारे सोर्सेज की तरफ सेंड करता है जिसमें कॉर्टेक्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है।
अब राइट और लेफ्ट आई की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई भी होती है? जो हमारा लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है ये बायलेटरल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है आप लोगों की ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही पाया जाता है, बल्कि ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक पाया जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर, दूसरा पाया जाता है आप लोगों के राइट हेमिस्फीयर के अंदर। अगर आप लोग इस न्यूक्लियस को, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं ना, लेटर जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस को अगर आप लोग काट के इसके अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसकी 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। हर लेयर एक आई से सिग्नल रिसीव कर रही होती है, ठीक है। लेयर 2, 3 और 5 ये रेड लेयर्स होती हैं, ये इप्सिलेटरल आई की तरफ से सिग्नल रिसीव कर रही होती हैं। इप्सिलेटरल आई कौन सी होती है? ये इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लाई, जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है, वो लेफ्ट आई से ही सिग्नल अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसके लिए वो वाली आई कौन सी है? इप्सिलेटरल है, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो अगर राइट आई से सिग्नल रिसीव कर रहा है तो राइट वाली आई उसके लिए कौन सी आई है? कॉन्ट्रालेटरल आई है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, लेयर 2, 3 और 5 ये कौन सा सिग्नल रिसीव करती है? इप्सिलेटरल आई के, यानी कि जो कि सेम साइड ऑफ द बॉडी पाई जाती है। और लेयर्स 1, 4 एंड 6 ये ब्लू लेयर्स होती हैं और ये सिग्नल रिसीव करती हैं कॉन्ट्रालेटरल आई से, यानी कि वो आई जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एलजीएन पाई जाती है। अब हर जो आई होती है, यहां से इसका पता क्या चल रहा है कि हर आई आधे न्यूरॉन्स लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले एलजीएन तक भेजती है और आधे न्यूरॉन्स राइट हेमिस्फीयर के एलजीएन तक भेजती है। अब यहां से जो हम पता चलता है कि इंफॉर्मेशन लेफ्ट और राइट आई से जो भी आती है वो एलजीएन के अंदर भी सेपरेटेड रहती है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स उसको रिसीव कर रही होती है, वो कभी भी आपस में वो इंफॉर्मेशन गटमट नहीं होती, ठीक है। ये आप लोगों को आ गया समझ। अब हम लोग आगे बात करते हैं पाथवेज की। आप लोग चीज को देखते तो हैं, लेकिन 3 तरह के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल रहे थे जब आप लोग कोई चीज देख रहे थे। एक तो ये कि आपने क्या देखा, दूसरा आप लोगों को जवाब मिल रहा था कि आपने कहाँ देखा, तीसरी चीज कि वो चीज कैसी है। ये 3 चीजें होती है ना। अब इन तीनों सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आप लोगों की ब्रेन के अंदर 3 तरह डिफरेंट पाथवेज होते हैं, ठीक है। अब रेटिना की जितनी भी स्टिमुलेशन होती है वो स्ट्रिएट कॉर्टेक्स के अलावा दूसरे एरियाज में भी एक्टिविटी काज करवाती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पाथवेज या जिसको हम लोग स्ट्रीम्स भी बोलते हैं वो होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को स्ट्रिएट कॉर्टेक्स से दूसरे ब्रेन के एरियाज की तरफ। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंटर्स थे, अंडरलाइटर और मिश्किन। इन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको एब्लेशन बोलते हैं और इसको लेशनिंग भी बोलते हैं। एब्लेशन का मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम के कुछ टिश्यूज को या तो डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, या उनको रिमूव कर लिया जाता है। ब्रेन एब्लेशन का एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ये देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो भी एरियाज होते हैं फंक्शन, ब्रेन के जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले किसी भी एनिमल की कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है चीज को परसीव करने की। एब्लेशन के एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादातर मंकीज को इस्तेमाल किया गया था क्योंकि मंकीज का जो विजुअल सिस्टम होता है वो सिमिलर वैसा ही होता है जैसे कि ह्यूमंस का होता है। इसमें सबसे पहले मंकीज को ट्रेन करवाया जाता था ये डिटरमिन करने के लिए कि उनकी परसेप्चुअल कैपेसिटीज क्या है, कितनी एक्यूटी है, सेंसिटिविटी कितनी है, कलर विजन उनकी कैसी है, डेप्थ परसेप्शन कैसी है, ऑब्जेक्ट परसेप्शन कैसी है। फिर उसके बाद एनिमल्स की परसेप्शन को जो सारी मेजरमेंट्स करने के बाद ब्रेन का कुछ हिस्सा एब्लेटेड कर दिया जाता था, यानी कि रिमूव कर दिया जाता था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, या सर्जरी के थ्रू या कोई केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता था मखसूस एरिया में ताकि उसको रिमूव किया जा सके। अब यहाँ पे जो एरिया सिर्फ एक ही एरिया रिमूव किया जाता था, बाकी सारा जितना भी ब्रेन होता था वो सेम वैसे ही काम करता रहता था। एब्लेशन के बाद मंकीज को दोबारा से रीट्रेन किया जाता था और ये देखने के लिए कि जो हिस्सा रिमूव किया है उसकी वजह से क्या अफेक्ट हमें नजर आ रहे हैं या कौन कौन सी कैपेसिटीज इसकी वजह से अफेक्ट हुई हैं। अब देखा यह गया था कि जो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना ब्रेन के, इसको हम लोग बोलते हैं ये टेम्पोरल लॉब होता है। कुछ मंकीज का जो है ना ये टेम्पोरल लॉब रिमूव कर दिया गया था और कुछ का जो है ना ये ऊपर वाला पैराइटल लॉब ये रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अब देखा यह गया था कि टेम्पोरल लॉब का एरिया रिमूव करने से ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन पे फर्क पड़ता है, यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट की शेप को डिटरमिन कर लेते हैं ना कि ये चीज देखने में ऐसी है, गोल है, ट्रायंगल है, कैसी है, उस पर फर्क पड़ता है। और जो पैराइटल लॉब का एरिया अगर रिमूव कर दिया जाए तो लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन का फर्क पड़ता है, यानी कि हमें तो वैसे होता है ना कि एक निशानी ये चीज फलां चीज के पास पड़ी हुई है,
तो इस चीज के ऊपर फिर असर पड़ता है। दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन टास्क इसमें देखे गए थे। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि करेक्ट शेप को पिक करना, जब टेम्पोरल लॉब की लेशनिंग की जाती थी तो ये काम यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्ट हो जाता था। दूसरी थी लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उस फूड को पिक करना जो कि सिलेंडर के ज्यादा क्लोज है। तो पैराइटल लॉब की लेशनिंग की वजह से लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गई थी, डिफिकल्ट हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखें, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आप लोग करेक्ट शेप को पिकअप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टेम्पोरल लॉ की वजह से कौन सा पाथवे आप लोगों का अफेक्ट हुआ, व्हाट पाथवे। ठीक है, क्योंकि व्हाट पाथवे आप लोगों को बताता है ना कि चीज है क्या। टेम्पोरल लॉब को आप लोगों ने रिमूव कर दिया तो वो जो मंकी है वो नहीं पहचान पा रहा है कि ये चीज है क्या। तो व्हाट पाथवे कौन सा होता है, टेम्पोरल लॉब का। और लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन में क्योंकि जो पैराइटल लॉब है वो रिमूव किया गया था और यहाँ पे इंसान ये नहीं वो मंकी ये नहीं देख पा रहे थे कि वो चीज पड़ी कहाँ है। यानी कि पैराइटल लॉ को जब अगर छेड़छाड़ उसके साथ की जाए तो कौन सा पाथवे आप लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, वेयर पाथवे। ठीक है, लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि इसमें हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। अब मंकीज का जो कॉर्टेक्स है उससे ये चीज सामने आई कि जो व्हाट पाथवे है वो कहां से जाता है, ऑक्सीपिटल लॉब से टेम्पोरल लॉब की तरफ। ऑक्सीपिटल लॉब क्या करता है, आप लोगों की सारा जितना भी विजन वाला सारा मसला कौन रिसीव करता है, ऑक्सीपिटल लॉब। इस एक्सपेरिमेंट में हम यही देख रहे हैं ना कि ऑक्सीपिटल लॉब से आगे इंफॉर्मेशन कहां कहां कैसे कैसे जाती है और कैसे कैसे हम लोग उसको परसीव करते हैं। ऑक्सीपिटल लॉब से अगर इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लॉब की तरफ जाती है तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये चीज है क्या। ठीक है, इसको हम लोग वेंट्रल पाथवे भी बोलते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पता चलता है ना कि चीज कहां पे मौजूद है, वेयर पाथवे, उसको हम लोग डोर्सल पाथवे बोलते हैं। इसको आप लोग कब परसीव करते हैं, जब ऑक्सीपिटल लॉब से सिग्नल जाते हैं पैराइटल लॉब की तरफ। ठीक है, वेयर पाथवे को ही हम लोग आगे हाउ पाथवे भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैराइटल लॉब था ये रिस्पॉन्सिबल था ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन के बारे में, इसलिए हम लोग इसको वेयर पाथवे बोलते हैं। और इसमें जो स्ट्रिएट कॉर्टेक्स से जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, पैराइटल लॉब की तरफ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग वेंट्रल पाथवे भी बोलते हैं। जो व्हाट पाथवे होता है ना, सॉरी, व्हाट पाथवे को हम लोग वेंट्रल पाथवे बोलते हैं और वेयर पाथवे को हम लोग डोर्सल पाथवे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्पोरल लॉब को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपना व्हाट पाथवे। ठीक है, इसी को हम लोग वेंट्रल लॉब इसलिए बोलते हैं व्हाट पाथवे को क्योंकि ये टेम्पोरल लॉब होता है। टेम्पोरल लॉब ब्रेन का लोअर पार्ट होता है और जो अपर पार्ट होता है ब्रेन का, जहां पे पैराइटल लॉब मौजूद होता है, वहां वो वाला कौन सा पार्ट हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग डोर्सल पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। डोर्सल का मतलब जो ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहर वाली या ऊपर वाली जो सतह होती है उसको हम लोग डोर्सल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है नोट करना कि पाथवेज एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होती बल्कि इनके आपस में कनेक्शंस भी होते हैं। और दूसरी बात यह कि सिग्नल सिर्फ अपवर्ड ही मूव नहीं करते इस पाथवे में कि ऑक्सीपिटल लॉब से सिर्फ इंफॉर्मेशन पैराइटल और टेम्पोरल लॉब्स की तरफ जाएगी, बल्कि बैकवर्ड भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है विजुअल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। एक टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है रिकॉर्डिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स। इसमें एलजीएन के अंदर एक इलेक्ट्रोड पेनिट्रेट किया जाता है। दूसरी टेक्निक है ब्रेन इमेजिंग। इसमें इमेजेस देखे जाते हैं ब्रेन के मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू और ये देखने के लिए कि ब्रेन के कौन कौन से एरियाज एक्टिव हैं। तीसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। उसके बाद चौथी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है एफएमआरआई यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, यहाँ से इस चीज का जो एविडेंस है ये हमें न्यूरोसाइकोलॉजी से भी मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, न्यूरोसाइकोलॉजी में ये भी बताती है कि ब्रेन अगर कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो उसके इफेक्ट्स को हम लोग डिसोसिएशंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन जिसमें एक फंक्शन तो हो रहा होता है हमारे ब्रेन का लेकिन दूसरा नहीं हो रहा होता, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। वैसे दो तरह की डिसोसिएशन होती है, एक होती है सिंगल डिसोसिएशन और दूसरी होती है डबल डिसोसिएशन। सिंगल डिसोसिएशन वो होती है जिसमें आप लोग एक ही बंदे को स्टडी करते हैं और डबल डिसोसिएशन वो होती है जिसमें आप लोग दो या दो से ज्यादा बंदों को डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल डिसोसिएशन की एग्जांपल लेते हैं। एलिस है, उसका टेम्पोरल लॉब डैमेज हुआ है, उसको अब डिफिकल्टी होती है कि वो चीजों का नाम नहीं वो पहचान सकती, लेकिन वो ये बता सकती है कि वो चीज मौजूद कहाँ है। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि दो फंक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, एक ये चीज को पहचानना और दूसरा ये बताना कि वो मौजूद कहाँ है। अब चीज को पहचानने में उसको दिक्कत हो रही है लेकिन कहाँ मौजूद है ये चीज उसकी सफर नहीं हो रही,
इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों प्रोसेसेस में दो डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नहीं काम करते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। डबल डिसोसिएशन का एक्सपेरिमेंट है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है बर्ट, उसका पैराइटल लॉब डैमेज है। पैराइटल लॉब क्योंकि डैमेज है तो वो चीजों को आइडेंटिफाई तो कर सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो चीज लोकेटेड कहाँ है। अगर एलिस और बर्ड के दोनों केसेस को इकट्ठा किया जाए तो हमें एक डबल डिसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन मिलती है। डबल डिसोसिएशन आप लोगों को इस काबिल बनाती है कि आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दो फंक्शंस दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू चल रहे होते हैं और ये दोनों मैकेनिज्म्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ये इतनी सी बस उन्होंने आप लोगों को बताई हुई थी। एक और यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि मिल्नर एल्गोडेल थे, उन्होंने स्टडी किया था डीएफ को। डीएफ 34 साल की एक औरत थी, उसका डैमेज हुआ था वेंट्रल पाथवे में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, और वो कार्ड की ओरिएंटेशन को नहीं देख सकती थी। ठीक है, वेंट्रल पार्ट की वजह से, क्योंकि वो उसकी जो है ना हाउ पाथवे वो उसका डिस्टर्ब हो गया था। वो डिफरेंट ओरिएंटेशन यानी कि किस ओरिएंटेशन में किस डायरेक्शन में चीज को रखना वो ये नहीं समझ सकती थी, और जो स्टैटिक ओरिएंटेशन मैचिंग टास्क था उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर थी। लेकिन ओरिएंटेशन को जज करना, विजन को कोऑर्डिनेट करना, एक्शन को कोऑर्डिनेट करना, ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। जिन लोगों का डोर्सल स्ट्रीम मैनेज हो चुका होता है वो विजुअल ओरिएंटेशन को जज तो कर सकते हैं, लेकिन इस टास्क को वो अकम्प्लिश नहीं कर पाते। अच्छा, आगे इन्होंने बस यहाँ पे और जो है ना वो मजीद इतना बताया है कि लोग कैसे परसीव करते हैं, जो विजुअल इल्यूजन्स नजर आती है ना लोगों को, यानी कि रियलिटी में कोई चीज नहीं पाई जाती वो भी दिखाई हो रही थी, उसको लोग कैसे परसीव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी परसेप्शन और एक्शन में डिसोसिएशन पाई जाती है। परसेप्शन कोई और मैकेनिज्म कर रहा होता है, एक्शन कोई और मैकेनिज्म कर रहा होता है, और उनमें से दोनों में से कोई एक चीज खराब हो जिसकी वजह से विजुअल इल्यूजन्स नजर आ रही होती हैं। ठीक है, ये हमारा आज का था लेक्चर। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, जो मैंने हाईलाइट किया वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। जब आप लोग यूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बहस में पढ़ जाते हैं ना, शॉर्ट भी बताएं, लॉन्ग भी बताएं, एमसीक्यूज भी बताएं, उनका पेपर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप लोग लेक्चर को सुनते जाएं, एक दफा हैंडआउट को रीड करते जाएं। आप लोगों को कोई फाइल वगैरह करने की, कोई शॉर्ट लॉन्ग पूछने की, कोई एमसीक्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग जब पेपर देने के लिए जाएंगे आप लोगों को वो सारे का सारा खुद ही अपने माइंड में आता जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगला जो हमारे लेक्चर का लेक्चर नंबर 14 उसमें हम लोग मजीद बात करेंगे। अगला लेक्चर आप लोगों का इंपॉर्टेंट भी बहुत है और लेंथी भी बहुत है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, बट आप लोगों में परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम लोग उसको जल्दी कवर कर लेंगे। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसी कोई नई वीडियो आती है आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच।